गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? ओके। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है शायद। लेक्चर नंबर 16 है। अपन गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें अपन ने बहुत सारे केसेस किए थे। कितने बहुत सारे केसेस किए थे। किसी होमवर्क में डाउट है क्या बेटा? कोई अगर होमवर्क बताना है तो बताओ जल्दी से। जल्दी लिखो बेटा, कौन कौन से होमवर्क? 3, 8, 5, 3, 8, 5, 9, 10, 2। देखो ऑल, ऑल काफी लोगों। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है कि छोटे वाले क्यूब के अंदर कितना आवेश है? 2q। तो फ्लक्स किससे बेटा? स्मॉल वाले क्यूब से कितना पास होगा बेटा? q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स किससे? बड़े वाले से, बड़े वाले घन से, लार्ज घन से कितना होगा? ये 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बड़े वाले के अंदर कितना फ्लक्स बंद है? 5q बंद है। ठीक है, ऐसा। तो बस इनका अनुपात लेना है आपको। अगला सवाल है, इतनी त्रिज्या के एक परमाणु नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या होगा? तो बेटा देखो, एक हमारे पास गोला है। ये क्वेश्चन जल्दी आ गया, अभी नहीं आना चाहिए था इसको, मैंने गलती से होमवर्क दे दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। विभव का फॉर्मूला आप जानते हैं, के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर, जहां आर क्या है बेटा? त्रिज्या है। आर क्या है बेटा? त्रिज्या। ठीक है, तो ये विभव का सूत्र होता है के क्यू अपॉन आर या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये विभव का सूत्र होता है। हमें विभव ज्ञात करना है, तो v इज इक्वल टू के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। q का वैल्यू कितना है? तो z। देखो नाभिक में क्या होता है? चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास। नाभिक में चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास। और परमाणु क्रमांक अगर 50 है तो इसका मतलब हुआ ये प्रोटॉन का संख्या हो गया। ये क्या होगी बेटा? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन संख्या कितनी है? 50। और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय त्रिज्या कितनी दी हुई है? 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर दी है। सेंटीमीटर को हम बदल देंगे बेटा मीटर में, तो 10⁻2 मीटर आ गया। 10⁻2 मीटर में है ना। इसको अपन को किस में बदलना होगा? मीटर में। मीटर आ जाएगा। बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिए, एक्स वाई निर्देशांक निकाय के मूल बिंदु 0,0 पर 10⁻6 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। दो बिंदुओं P और Q क्रमशः इतनी इतने मीटर पर स्थित है। बिंदु P व Q के बीच विभवांतर क्या होगा? बिंदु P व Q के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, ये हमारा चित्र बना लिया करो। मूल बिंदु, एक आवेश कहां रखा हुआ है? √6, 0 पर। √6 नहीं, एक बिंदु अपन को कहां लेना है? ये बिंदु Q है, ये बिंदु Q है। और बिंदु P कहां है? बिंदु P यहां पर कहीं है, √3, √3 पर। ये बिंदु P है। ठीक है, आवेश कहां पर रखा हुआ है? मूल बिंदु पर। आवेश मान लीजिए कितना है? Q मूल बिंदु पर रखा हुआ है। ठीक है, आवेश का मान ऐसे लिख लो, 10⁻6 माइक्रोकूलम। 10⁻6 माइक्रोकूलम आवेश है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? विभवांतर निकालना है। तो आप बिंदु P पर विभव निकालिए, बिंदु Q पर विभव निकालिए। बिंदु P पर विभव कितना? ये दूरी मान लो R1, ये वाली दूरी कितनी है बेटा? R2 है। आवेश यहां रखा हुआ है। तो अब हम विभव लिखने की कोशिश करते हैं बिंदु P पर। तो विभव किसका? बिंदु P का कितना हो गया? ये K। आवेश कितना है? 10⁻6 माइक्रोकूलम। आवेश कितना है बेटा? 10⁻6 माइक्रोकूलम है। तो 10⁻6 और करना पड़ेगा, तो कूलम में आएगा। अपॉन दूरी, दूरी कितनी है बेटा? R1, दूरी R1। बिंदु Q का विभव हम लिखें तो K। आवेश कितना है? 10⁻6 माइक्रोकूलम है भाई, तो 10⁻6 × 10⁻6 कूलम हो गया। समझ रहे हो ना बेटा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻6 तो है ही, इंटू 10⁻6 करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? कूलम में हो गया। कूलम में। दूरी कितनी? R2। दूरी कितनी बेटा? R2। हमें विभवांतर निकालना है। हमें क्या ज्ञात करना है? Vp माइनस VQ। Vp माइनस VQ हमें ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, तो R1 R2 दूरी निकालो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, R1 किस किस के बीच की दूरी है? इस बिंदु की और मूल बिंदु के बीच की दूरी। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई? R1 इज इक्वल टू √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये 6 आ गई बेटा, √6। R1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? √6। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे वैल्यू आ जाएगी √6। और ये R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू तो सीधे सीधे √6 हो गई है। ये R2 है बेटा, इसकी वैल्यू सीधे सीधे ही बेटा √6 आ चुकी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी √6 है, इसकी भी वैल्यू √6 है, ये भी √6 है। तो विभवांतर कितना हो गया? इनको घटाओगे तो 0 ही आ जाएगा। दोनों बराबर बराबर हैं, दोनों बराबर बराबर हैं बेटा, घटाओगे तो 0 ही आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो, ये वाला सवाल तो आसान था। ये वाला सवाल और पूछा था आपने। तो देखो, x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0, y बराबर a, z बराबर 0, z बराबर a द्वारा बद्ध है। ठीक है, घनीय पृष्ठ। तो बेटा बेसिकली क्या है? ये घन है हमारे पास। ये क्या है बेटा? हमारे पास घन है। बेटा अभी डीपीपी के क्वेश्चंस अभी मैं चेक कर लूंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। मैं चेक करके बताऊंगा आपको कि कौन से क्वेश्चन अभी करना है डीपीपी के। ठीक है, तो x दिशा के अनुदिश कितनी लंबाई है बेटा? a लंबाई x दिशा के अनुदिश है।
ये वाली लंबाई भी कितनी है बेटा, ए है, और ये वाली लंबाई भी कितनी दी गई है, ए। तो बेटा ये घन बनेगा, ठीक है। जो आपको डेटा दिया उसके अनुसार क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर एक घन बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E इज इक्वल टू ई नॉट क्रॉस आई कैप द्वारा दिया जाता है, जहां ई नॉट का मान इतना है। यदि ए बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो घनीय आयतन में निहित आवेश इतना है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे लगता है यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ है ना, क्रॉस लगा है तो कोई टर्म शायद मिसिंग है, लेकिन ये सवाल अपन ने किया हुआ है, ठीक है। मैं तरीका बता देता हूँ कि जैसे ये सवाल है जो अपना, ये घन है बेटा एक, ठीक है। तो फ्लक्स किसके सतह से गुजरेगा, फ्लक्स इन सतहों से गुजरेगा। इस सतह से फ्लक्स अंदर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिशा में, और इस सतह से बेटा फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। इस सतह से फ्लक्स बाहर निकलेगा, अंदर जाने वाला फ्लक्स कितना φ1, और ये कितना बेटा φ2 है। अगर हम φ1 की वैल्यू लिखें तो φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कितना E1, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E2। E2 बेटा यहाँ पर ना ये शायद मेरे हिसाब से x होना चाहिए, कितना होना चाहिए, x, ई नॉट एक्स आई कैप, इसलिए आपसे नहीं हुआ ये सवाल, यहाँ पर x होना चाहिए। तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, E1 का वैल्यू यहाँ पर x बराबर 0 है, इस जगह x बराबर कितना 0, और इस जगह x बराबर कितना a है, तो ये हो जाएगा E नॉट इंटू 0, E नॉट इंटू 0, और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E नॉट इंटू a, E नॉट इंटू a। देखना बेटा इस जगह पर, इस सतह पर x बराबर कितना है, 0 है, और इस सतह पर x बराबर कितना है, a है। आप इसको ऐसे समझो, मैं समझाने के लिए कुछ लेके आ लिया, नहीं ये डिब्बा है ना परमानेंट। देखो भाई ये सीन है ऐसा, ठीक है, ये डिब्बा है हमारे पास, ये क्या डिब्बा, यहाँ पर x बराबर कितना है 0, यहाँ पर x बराबर कितना है a, यहाँ पर x बराबर 0 है, यहाँ पर x बराबर कितना है बेटा a है, ठीक है। अब यहाँ से फ्लक्स अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से फ्लक्स बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इस जगह और इस जगह हमें E का मान लिखना है, E बदल रहा है, E बदल रहा है बेटा, किस समीकरण के अनुसार बेटा, इस समीकरण के अनुसार, ठीक है। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी E नॉट इंटू 0, E नॉट इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर x का मान, इस जगह x का मान कितना बेटा 0 है, तो E1 का मान 0 ही आ गया, और E2 का मान E नॉट इंटू a, x का मान कितना है यहाँ पर, इस सतह पर x का मान a के बराबर है, तो यहाँ पर E 0 हो गया, E 0 हो गया, तो फ्लक्स φ1 का मान 0 ही हो गया, फ्लक्स φ1 कितना हो गया 0, क्योंकि E 0 है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, E1 इंटू a इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो E1 खुद का मान कितना है बेटा 0 है, तो फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, और हम φ2 की अगर बात करें, φ2 की बात करें, तो दूसरी सतह पर फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा E2 इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा कितना 0 डिग्री। इस जगह E2 देखो इधर है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही होता था, E2 इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर ही होता था, तो φ2 इज इक्वल टू कितना हो गया, E2 का मान कितना E नॉट इंटू a, और एक फ्लक्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ये अपना सतह लेते हैं तो इसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, इस सतह की लंबाई चौड़ाई दोनों ही a है बेटा, ठीक है। cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, ये E नॉट a की घात 3, E नॉट a की घात 3, ठीक है। ओके, तो बस यही फ्लक्स आ गया अपना। तो फाई नेट कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स F नेट, तो φ1 प्लस φ2, फाई नेट को हम लिख सकते हैं Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, φ1 का वैल्यू कितना है 0, ये है E नॉट इंटू a की घात 3, तो Q एनक्लोज्ड का मान कितना आ गया, Q एनक्लोज्ड का मान हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट इंटू a की घात 3, तो Q एनक्लोज्ड हमें मिलेगा, इसका मान कितना लेना है, इसका मान दिया है बेटा, आपने मेंशन नहीं है ना सवाल में, जो दिया है वही लेना है, 9 इंटू 10 टू द पावर -12। E नॉट का मान कितना दिया गया है, E नॉट का मान दिया गया है बेटा आपको 4 गुणा 10 की घात 4, 4 गुणा 10 की घात 4, और a का मान कितना है, ठीक है। तो a 2 सेंटीमीटर था, क्या था 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर आएगा बेटा, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2, इसकी घात 3, इसकी घात 3, सिंप्लीफाई करो बेटा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सवाल में आवेश कितना बोला गया है, Q इंटू 10 टू दी पावर -14, सवाल में जो आवेश बोला गया है वो Q इंटू 10 टू दी पावर -14 बोला गया है। ये कितना हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये हो गया 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 2 की घात 8 हो गया इंटू 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6। यहाँ से आपको Q का मान निकाल लेना है, किसका मान निकालना है, Q का मान, ठीक है। तो ये सवाल हो सकता है आपने इसलिए नहीं कर पाया कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्रॉस लगा हुआ था, वो क्रॉस नहीं वास्तव में क्या है, x है, x। और फिर ऐसे सवाल अपन ने क्लास में किए हैं बेटा, 2-3 सवाल ऐसे किए हैं क्लास में, ओके ठीक है मास्टर। और कौन सा डाउट था आपका, कहाँ गया डाउट, 3 8 5 9 10, 8 5 9 10, 5 हो गया 9 10, 9 और 10। देखो विमाओं L स्क्वायर 2L इंटू L की एक घनाभ में आवेश Q को L स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ S के केंद्र पर रखा गया है। S के विपरीत पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स दिया जाता है, S के विपरीत पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो देखो बेटा हमारे पास ना एक घनाभ है, क्या है बेटा, एक घनाभ जिसकी भुजाओं की लंबाई कितनी कितनी है, ये वाली लंबाई, ये घनाभ है बेटा, इसकी इस भुजा की लंबाई कितनी है 2L, और इस भुजा की लंबाई भी कितनी है बेटा 2L, तभी इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो 4L स्क्वायर आएगा। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है बेटा 4L स्क्वायर। अब आवेश कहां रखा गया है, ठीक है, अगली भुजा की लंबाई घनाभ की कितनी है L है, तो यहां से L ऊपर आवेश रखा गया है, विमाओं L 2L L के घनाभ में एक आवेश स्मॉल q को L स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ S के केंद्र पर रखा गया है, ठीक है, पृष्ठ के केंद्र पर रखा गया है। तो S के विपरीत पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, विपरीत से गुजरने वाला फ्लक्स इसके केंद्र पर रखा गया है, यहां पर रखा गया है,
तो आवेश को क्षेत्रफल L स्क्वायर वाले पृष्ठ S के केंद्र पर रखा गया है, ठीक है। तो विपरीत पृष्ठ से गुजरने वाले घनाभ बनाना पड़ेगा बेटा। डायग्राम ना सही नहीं बना है, डायग्राम भैया सही नहीं बना है। ऐसे बना तो ये आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा सीन है बेटा, ये घनाभ है, घनाभ ऐसा घनाभ है, ठीक है। अब आवेश कहाँ रखा गया है? जो 4L स्क्वायर की साइड है उसके केंद्र पर आवेश कहाँ रखा गया बेटा? 4L स्क्वायर वाली साइड के केंद्र पर रखा गया है, बरोबर। तो इसके विपरीत पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, ठीक है। विपरीत पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है हमें। ठीक है, यहां पर आवेश रखा गया है, क्यों आवेश क्यों यहां पर रखा गया है? ये वाली लंबाई कितनी है? L है, ठीक है। बची हुई लंबाई, ये वाली लंबाई कितनी? 2L है, और ये वाली लंबाई भी 2L है। ये वाली लंबाई 2L है, ठीक है। अब देखो, इस आवेश को बंद करने के लिए, इस आवेश को बंद करने के लिए हमें एक घनाभ और रखना पड़ेगा ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही। इस आवेश को बंद करने के लिए बेटा इसके ऊपर हमें एक घनाभ और रखना पड़ेगा, क्योंकि आवेश कहां? इस पृष्ठ पे रखा हुआ है। आवेश यहां पर रखा हुआ है। अब अगर हम इसको बंद करने जाएं तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको बंद करने के लिए हमें इसके ऊपर एक घनाभ और रखना पड़ेगा, ऐसे। तो ये एक घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ये एक घन बन जाएगा। सर घन कैसे बन गया? तो हमने कहा देखो, ये वाली लंबाई L है, तो ये वाली लंबाई भी कितनी हो गई? L हो गई। ये वाली लंबाई L है, तो एक घनाभ और रखा, इसकी लंबाई L, इसकी भी लंबाई L। तो अब ये वाली लंबाई कितनी हो गई मास्टर? ये वाली लंबाई कितनी हो गई? 2L, ठीक है। ये वाली लंबाई भी कितनी है? 2L है, और ये वाली लंबाई भी कितनी है बेटा? 2L है। तो ये जो बड़ी आकृति है आई एम सो सॉरी, ये जो बड़ी आकृति है ये क्या बन गया? एक 2L इकाई लंबाई का घन, इकाई लंबाई का घन बन गया बेटा। और इस एक घन से 2L इकाई लंबाई का घन बन गया, तो इस एक घन से पास होने वाला फ्लक्स, कितना? इसके अंदर आवेश कितना बन रहा है? क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन का मतलब 6 पृष्ठ, 6 पृष्ठों से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसकी एक पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स कितना हुआ? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एक पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स, किसी भी एक सतह से पास होने वाला फ्लक्स। तो एस के विपरीत पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स दिया जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। समझ गए कि एक घनाभ है, जैसे एक घनाभ है बेटा, तो इसकी दो लंबाई, या तो एक 2L है और ये वाली लंबाई भी 2L है, ठीक है। एक लंबाई 2L, एक लंबाई 2L, ये वाली लंबाई L है, L। और आवेश कहां रखा है? इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो आवेश को बंद करने के लिए हमें ऐसा ही एक घनाभ ऊपर रखना पड़ेगा, एक घनाभ ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक घनाभ ऊपर रखा, इसकी लंबाई कितनी है? 2L। तो ये पूरी आकृति क्या बन जाएगी? घन बन जाएगी। पूरी आकृति बेटा बन जाएगी एक घन। और घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये घन बन गया बेटा अपना, ठीक है। जब हमने इसको बंद किया तो फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल तो घन से बेटा ये सेम सवाल है जैसा अपन ने अभी किया। ई की वैल्यू कितनी दी गई है? ई की वैल्यू दी गई है आपको 4000 एक्स स्क्वायर, 4000 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ई का मान दिया गया है। भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। भुजा की लंबाई कितनी दी गई है बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, फ्लक्स इससे अंदर जाएगा, एक्स दिशा में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आई कैप है। तो इससे फ्लक्स अंदर जाएगा और इस सतह से फ्लक्स बाहर निकलेगा, इस सतह से बेटा फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। तो यहाँ पर गुजरने वाला फ्लक्स हमने φ1 लिखा, यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स कितना लिखा है? φ2। कितना है फ्लक्स यहाँ पर बेटा? φ2 है। और इस जगह x बराबर कितना है? 0, और इस जगह x बराबर कितना है? x बराबर है a। ये भुजा की लंबाई जो कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। इधर से इस सतह से पास होने वाला फ्लक्स हमने कितना लिख लिया बेटा? φ2। तो हमें वही करना है, फाई नेट निकालना है। फाई नेट बराबर कितना हो जाएगा? φ1 प्लस φ2। φ1 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर x 0 है। जैसे हम E1 लिखे ना, इस सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितनी मान लिए? E1, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान ली बेटा? इस सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो E1 का मान कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4000 इंटू x का मान कितना है? 0। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 400, और यहाँ पर x बराबर कितना है? a 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर में इसका स्क्वायर। E1 E2 के मान मिल गया, बस आप फ्लक्स लिखना। जैसा अपन ने आवेश वाला सवाल किया वैसा ही ये है, लेकिन उसमें तो हमें आवेश निकालना था, यहाँ पर सीधा सीधा फ्लक्स ही बताना है। सीधा सीधा क्या बताना है बेटा? फ्लक्स, ठीक है। तो φ1 का मान तो भाई 0 ही हो गया। φ2 का मान लिख लेना, तो ये हो जाएगा E2 इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ई और ए के बीच एंगल 0 डिग्री आएगा। सर कैसे? हमने कहा देखो, एरिया वेक्टर सतह के लंबवत होता है। एरिया वेक्टर कहां होता है बेटा? सतह के लंबवत। तो E2 और ए के बीच एंगल 0 हो गया। समझ रहे हो ना? ई एक्स दिशा में है, इसलिए मैंने E2 इधर बनाया है, E2 इधर बनाया है। ओके, ठीक है। तो ये होमवर्क थे, एक बार और कोशिश करना है इनको सॉल्व करने की। अब होमवर्क के बाद अपन चल रहे हैं आगे, होमवर्क के बाद अपन जा रहे हैं भाइयों आगे, ठीक है। होमवर्क बेटा नीचे डिस्कस किया, अपन ऊपर चल रहे हैं, ऊपर पढ़ाई करेंगे। तो लास्ट टर्म पे अपन ने क्या किया था? कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति की थी। उसके बाद अपन ने एक रेखीय आवेश के कारण फील्ड पढ़ी थी, वो आई थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण बेटा हमने फील्ड पढ़ी थी, कितनी आई थी? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो और अनुप्रयोग है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो अगला केस अपना है एक समान
आवेशित गोलीय कोष, गोलीय कोष, जिसको अपन खोखला गोला भी कह सकते हैं, या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव। ठीक है, एक समान आवेशित गोलीय कोष या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव। आइए, तो आइए बेटा अपन देखते हैं। तो एक खोखला गोला हो गया अपना, क्या हुई गवा भैयो, ओ भैयो, ये क्या हुई गवा, ये हुई गवा अपना खोखला गोला, खोखला गोला। इस पर एक समान रूप से आवेश बटा हुआ है क्यू। बेटा टच में रहना, ध्यान देना, ध्यान से, बहुत आसान होता है फिजिक्स होती ही बेटा बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान होता है। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, इसकी त्रिज्या है बेटा आर, इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, इस पर कुल आवेश है क्यू। तो हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दो जगह ज्ञात करना होता है, सुनना ध्यान से, कहां कहां पर, दो जगह क्या, तीन जगह कह दो, एक गोले के बाहर, दूसरा गोले के अंदर, तीसरा गोले की सतह पर। तीन रीजन है, गोले के अंदर, गोले के बाहर और गोले की सतह पर, गोले की सतह पर। बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है वाला चीज, बोर्ड के लिए भी बेटा ये वाली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखो, हम एक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं, गॉसियन पृष्ठ, अंदर हमें पहले फील्ड कहां निकालना है, अंदर निकालना है, तो हमने अंदर एक गोलीय पृष्ठ ली जिसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, जीएस, गॉसियन सरफेस। इसकी त्रिज्या कितना, छोटा आर। तो हम केस 1 लेके चल रहे हैं, केस 1, केस 1 क्या है कि गोले के अंदर, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो गोले के अंदर का मतलब हुआ जो डिस्टेंस है ना बेटा, ध्यान देना, जो दूरी है हम वो गोले के केंद्र से नापते हैं। कहां से नापते हैं दूरी भैया, केंद्र से नापेंगे, और किसी जगह से नापेंगे तो अलग अलग बिंदुओं की दूरी अलग अलग आएगी, है ना। तो दूरी हम कहां से नाप लेते हैं बेटा, गोले के केंद्र से। तो गोले के अंदर की बात कर रहे हैं, स्मॉल आर की वैल्यू कम होगी कैपिटल आर से। स्मॉल आर उस बिंदु की दूरी है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर रहे हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर पी पर, तो जो पॉइंट है गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर। ठीक है, और स्मॉल आर की वैल्यू लिखें तो वो आर से कैपिटल आर, गोले की त्रिज्या से छोटी होगी। ठीक है, अब आप बताओ इसके अंदर कितना आवेश बंद है। ये जो गॉसियन सतह है, हमारा स्टेटमेंट क्या होता था, हमारा स्टेटमेंट होता था बेटा दैट E वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड मतलब गॉसियन सतह के अंदर बंद आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी है, इस गॉसियन सतह के अंदर कितना आवेश बंद है, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, जीरो, क्योंकि आवेश कहां है, सतह पर है भाई साहब, आवेश है सतह पर, तो इसके अंदर तो कोई आवेश बंद होगा ही नहीं, इसके अंदर तो, इसके अंदर, इस गोले के अंदर, इस गॉसियन सतह के अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है, ओहो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, ओहो इसके अंदर कोई आवेश बंद नहीं है। तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी हो गई मित्रों, जीरो हो गई। Q एनक्लोज्ड की वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे इसको हम लिखें तो ये E A cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही कितनी आ गई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जीरो, क्योंकि अंदर चार्ज ही बंद नहीं है। तो ई इनसाइड, ध्यान देना, ई इनसाइड द गोला कितना हो गया भाई साहब, जीरो हो गया, जीरो हो गया। बहुत आसान चीज, क्यों, अंदर आवेश ही बंद नहीं है, जब अंदर आवेश ही बंद नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई आएगी, जीरो आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा, जीरो आएगी। ठीक है, अब देखो हम इसमें केस 2 लेके चलते हैं, केस 2 है ना, गोले के बाहर, गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो देखो बेटा हम क्या लिखेंगे, देखो ये हमारा गोला था, फिर से बना देता हूं मैं एक बार और फोटो। ठीक है, इस पर चार्ज कितना है क्यू, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर। हम बात कर रहे हैं गोले के बाहर, तो अब गॉसी सतह हमें कहां बनानी पड़ेगी, इसके बाहर। तो हमने इस प्रकार से गॉसी सतह बनाई, ये जो डॉट 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 करके सतह है बेटा, दिस इज गॉसी सतह। ठीक है, ये जीएस है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस जीएस। ठीक, इसका रेडियस कितना है मित्रा, इसका रेडियस है मतलब आर। ठीक है, हमें इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी नाम ही दे दिया। बिंदु कहां है, गोले के बाहर, गोले के बाहर है तो हम कहेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर के। और फिर हम स्टेटमेंट लिखें वही ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड कितना। अब बताओ बेटा इस गॉसी सतह के अंदर, इस गॉसी सतह के अंदर कितना आवेश बंद है, तो आप कहेंगे मास्टर, मास्टर इस गॉसीय सतह के अंदर पूरा का पूरा गोला बंद है, पूरे का पूरा ही गोला बंद है। तो इस गॉसी सतह के अंदर कितना आवेश बंद हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें थीटा और डिसाइड करना है, व्हाट इज थीटा हियर, इट इज एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए। तो एरिया वेक्टर तो हमेशा सदियों से एरिया वेक्टर सतह के लंबवत होता है, एरिया वेक्टर कहां होता है, सतह के लंबवत, मतलब त्रिज्या के अनुदिश एरिया वेक्टर बेटा सतह के लंबवत होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगी, तो हम कहेंगे आवेश, देखो कौन सा आवेश है, तो आप कहेंगे सर धन आवेश है, धन आवेश है।
धन आवेश है, धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण बेटा विद्युत क्षेत्र होता है आवेश से दूर की तरफ, आवेश से दूर की तरफ, है ना, इधर आवेश से दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र इधर। तो एंगल कितना हो गया ई और ए के बीच, ई और ए के बीच एंगल कितना हो गया सर, 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ई ए cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई एरिया की वैल्यू कितना 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, cos 0 की वैल्यू 1 कितनी 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई कहां पर है, आउटसाइड का गोला, आउटसाइड है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिखते हैं ई कहां पर, आउटसाइड, बाहर, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर, क्या ये बात क्लियर है बेटा, ठीक है ऐसा। अब हम बात करें एट सरफेस, केस 3 सतह पर। तो सतह पर बेटा स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर, कैपिटल आर के। अगर हम सतह की बात करेंगे, बिंदु सतह पर ही ले लें, तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। अगर बिंदु हम गोले की सतह पर ही लेते हैं, सतह पर ही, तो स्मॉल आर किसके बराबर हो गया बेटा, कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो ई एट सरफेस, ई एट सरफेस कितना हो गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ई आउटसाइड आ गया, ई सतह पर आ गया, और अंदर ई 0, ध्यान देना, अंदर ई का वैल्यू कितना 0, ओके। अब आओ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में हम ग्राफ भी बना लेते हैं, कई बार एग्जाम में ग्राफ पूछा जा चुका है। ई और आर के बीच में हम ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो बड़ा सिंपल सा है भाई ग्राफ बनाना। यहां पर हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर बेटा बराबर बराबर होंगे, बराबर बराबर होंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाए, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भाई साहब 0, है ना। देखो ए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो इधर वाला रीजन इनसाइड का, इधर वाला 0 आउटसाइड का, ठीक है। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0 है, ई इनसाइड 0 होता है गोले के अंदर। अब हम स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, गोले की सतह पर पहुंच गए, दन से उड़ के सीधा गोले की सतह पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए, गोले की सतह पर। तो गोले की सतह पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है सतह पर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, सतह पर, ई एट सरफेस। और उसके बाद ई आउटसाइड क्या होता है, तो सर ई आउटसाइड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओहो, इसका मतलब हो गया कि जो ई आउटसाइड है ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/2 दूरी के वर्ग के, व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/2 दूरी के वर्ग के, एक बटे दूरी के वर्ग के। तो दूरी बढ़ेगी तो आर घटेगा, दूरी बढ़ेगी तो आर घटेगा। तो जैसे जैसे बेटा आर बढ़, सॉरी दूरी नहीं, मतलब दूरी बढ़ेगी तो ई घटेगा। ये हम कहें आर का मान बढ़ाओगे, आर का मान बढ़ाओगे तो ई का मान घटेगा, ई का मान घटेगा। शुभम पूछ रहे हैं सर आज एडवांस का रिजल्ट आया क्या, बेटा मुझे नहीं पता, मैंने पेपर ही नहीं दिया था एडवांस का, सच कह रहा हूँ। तुम बताओ आया कि नहीं आया, मुझे क्या पता, मैं पेपर देने गया था कि बेटा अति परवलय नहीं है ये, अति परवलय नहीं है, अति परवलय ये वाला होता है, अति परवलय ऐसा होता है, ये अति परवलय नहीं है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं अति परवलय, हाइपरबोला, तो भले ही दिख वैसा रहा हो बट हाइपरबोला, समकोणीय अति परवलय का बेटा ये वाला सूत्र होता है, x y इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अति परवलय नहीं है, ये 1/r² वाला ग्राफ है। गौरव कह रहे सर आपने जी एडवांस क्यों नहीं दी, बेटा फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे मेरे पास, अब देखो अगले साल दूंगा, तब तक मैं पैसे जोड़ दूंगा। तो ये बेटा ग्राफ हो गया, ग्राफ भी कई बार पूछा गया है। अब अभी तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, अब अपन क्या कैलकुलेट करता है, विभव, कैलकुलेटिंग विभव, दोनों ही चीज अपन साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो केस 1, आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, गोले के बाहर, गोले के बाहर। तो v आउटसाइड अपन लिखें तो v क्या होता है भाई साहब, v का सीधा सीधा सूत्र होता है v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी से r e डॉट dr। हाँ सही कह रहे हो मास्टर, सही कह रहे हो। तो v आउटसाइड हम क्या लिखेगा, माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी से r e आउटसाइड डॉट dr, ठीक है मास्टर। अब e आउटसाइड हमारे पास है क्या, देखो हम विभव और क्षेत्र, किताब में बेटा विभव और विद्युत क्षेत्र अलग अलग चैप्टर है आपकी किताबों में, हम साथ साथ ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम साथ साथ क्यों पढ़ रहे हैं, हम साथ साथ बेटा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो ई मिल गया तो भी मिल गया, ई अगर हमारे पास है तो भी हमारे पास है। लिमिट इन्फिनिटी से आर तक, स्मॉल आर, स्मॉल आर। आउटसाइड की बात कर रहे हैं ना तो कैपिटल आर नहीं लेते हैं अभी, आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो वी आउटसाइड कितना आया, वी आउटसाइड इज इक्वल टू माइनस के क्यू, तो कांस्टेंट है, के क्यू कांस्टेंट है, 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/r, लिमिट इन्फिनिटी से लेके आर तक, ठीक है। अभी माइनस माइनस पुलिस, माइनस माइनस पुलिस, तो वी आउटसाइड कितना आ गया, तो के क्यू इंटू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी। तो वी आउटसाइड कितना हो गया, वी आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, वी आउटसाइड,
के क्यू अपॉन आर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर, ये आ गया वी आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। अब वी सरफेस पर, तो हम कहें केस 2 की बात करते हैं, केस 2 कहां पर, सतह पर, सतह पर, तो सतह पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये रिलेशन तो अपन जानते हैं, ये अपना फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है बेटा, सूत्र होता है, सूत्र, ठीक है। तो सूत्र में हम भी आउटसाइड निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो ई भी कहां का, आउटसाइड वाला ही, ई भी आउटसाइड वाला ही, ठीक है, सतह पर, सतह पर। तो सतह पर अपन क्या कहेंगे, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, खत्म बात, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, खत्म बात। तो वी आउटसाइड कितना आ गया, वी आउटसाइड कितना आ गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, समझ गए बरकरार? हाँ मास्टर, हाँ मास्टर, बहुत आसान है ये तो, सतह बिल्कुल परेशान नहीं करती, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दो, अंदर आर स्क्वायर नहीं होगा पगलू, इंटीग्रेशन किया है बेटा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के बाद आया है। अब केस 3, गोले के अंदर, गोले के अंदर, तो गोले के अंदर क्या सीन होगा बेटा, गोले के अंदर ई इनसाइड कितना होता है बेटा, जीरो, ई इनसाइड बराबर कितना है, जीरो, ठीक है। गोले के अंदर ई कितना होता है, जीरो होता है, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, जीरो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, नहीं आंसर नहीं, आंसर नहीं, जीरो आंसर नहीं है, ई इनसाइड कितना है, जीरो। अब हमें भी निकालना है, तो हम लिखेंगे चूंकि गोले के अंदर ई बराबर जीरो है, ई बराबर जीरो है, अतः गोले की सतह से अंदर आवेश ले जाने में, आवेश को ले जाने में, ले जाने में कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, 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 कोई अतिरिक्त कार्य बेटा हमें करना नहीं पड़ेगा। अतः, अतः गोले के अंदर विभव वही होगा जो कि सतह पर है, ठीक है। तो वी इनसाइड बराबर होगा वी सरफेस पर, वी इनसाइड बराबर होगा वी सरफेस पर, तो वी इनसाइड का मान कितना आ गया, ये के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, दिस विल बी द आंसर। अच्छा, अब देखो, सोचो सोचो, है ना, इसको अपन थोड़ा और समझते हैं, और समझते हैं, ठीक है। विभव कब आता था, कि जब हम आवेश को लेके आते थे, तो आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य, क्या लिमिट नहीं लगेंगे क्या मैंने भाई, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, सही है, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, ये तो है। आओ ध्यान दो, देखो यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, हम अनंत से एक आवेश लेके आते थे, तो ये क्या करता था, इसको प्रतिकर्षित करता था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, तो आवेश को लाने में हमें कार्य करना पड़ता था, कार्य करना पड़ता था। अगर हम कहें कि यहाँ पर आवेश ही नहीं हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, समझ रहे हो, कार्य क्यों करना पड़ता, अनंत से हम आवेश लेके आ रहे हैं, मान लीजिए इधर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, तो जब हम आवेश को लेके आते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश पर इधर बल लगाती थी, क्यू इंटू ई, ठीक है। हम आवेश को इधर लेके आ रहे हैं, अनंत से, कंधे पे रखा, कंधे पे रखा, लेके आ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बल लगा रही, इसलिए हमें आवेश को लाने में मेहनत करनी पड़ती थी, आवेश को लाने में कार्य करना पड़ता था, ठीक है, आवेश को लाने में मेहनत करनी पड़ती, आवेश को लाने में कार्य करना पड़ता था, ठीक है, जब हम आवेश को इधर से उठा के इधर लेके आते थे तब। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो कोई बल लगाएगा नहीं, हमें कोई रोकेगा ही नहीं, कोई रोकेगा नहीं, तो हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होती है, याद रखने से बात को चाहो तो कहीं लिख लेना कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगी वहां विभव नियत रहेगा, सुन लो, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगी वहां विभव नियत होगा, ठीक है। इसलिए वी इनसाइड बेटा नियत है, वी इनसाइड कैसा है, नियत है, तो गोले के अंदर विभव नियत। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस चीज को कि वी आउटसाइड के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, वी सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, और वी इनसाइड भी नियत के क्यू अपॉन कैपिटल आर, सतह के ही बराबर, सतह के ही बराबर। ग्राफ ही बना देता हूं मैं आपके लिए, तो बेटा इस जगह यहाँ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इस सरफेस वाला पॉइंट हो गया, सतह के अंदर विभव नियत है भाई साहब, सतह के अंदर विभव नियत है, बस बेटा 1 मिनट रुक जाओ, सतह के अंदर विभव नियत, किस मान पर नियत, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और सतह के बाहर विभव ऐसे घटता जाएगा, सतह के बाहर वी आउटसाइड, वी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, आर बढ़ेगा तो भी घटेगा, इसका मतलब समझते हो कि आर बढ़ेगा तो वी का मान घटता जाएगा, तो ये वी आउटसाइड का ग्राफ बन जाएगा बेटा, वी आउटसाइड का ग्राफ हो गया ये, और वी इनसाइड तो विभव नियत ही है, वी इनसाइड विभव कैसा है, कांस्टेंट, तो ये ग्राफ बन जाएगा विभव और दूरी के बीच में, विभव और दूरी के बीच में ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा, तो आसान होता है, आसान होता है, ठीक है। तो देखो वी इनसाइड कैसे ज्ञात किया, सॉरी वी आउटसाइड, वी आउटसाइड कैसे लिखा, तो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, उसका समाकलन कर दिया, समाकलन कर दिया, विभव मिल गया, सतह पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अतः गोले के अंदर विभव उतना ही रहेगा जितना कि सतह पर था। इन बातों को बेटा याद रखें,
ठीक है, ओके। चलिए फिर अपन और चीजें अब नेक्स्ट टर्न पर ही पढ़ पाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रहा था आपसे, पूछने बता रहा हूँ कि जैसे हमने एक खोखला गोला पढ़ा ना, खोखला गोला, सेम रिजल्ट सेम परिमाण किसके लिए आएंगे? कुछ अलग ठोस गोले के लिए, कुछ अलग ठोस गोले के लिए। तो कल जब क्लास में आओ ना, तो ये वाला चीज रिवाइज करके आना। कल जब आप क्लास में प्रकट हो, ठीक है, जब आप कल क्लास में अवतार लें, तो ये वाला चीज याद रखना बेटा, मतलब ये वाला चीज वो करके आना, क्या बोलते हैं, रिवाइज करके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।